आइए नमस्कार, स्वागत है फिर से आपका 5000 वाले सीरीज में। और इसको हम करते हैं और देखते हैं यूजीसी नेट में और यूपी के जो टीजीटी और पीजीटी का एग्ज़ाम होने वाला है उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम और 5000 वाला। और यूँ तो आज का जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम में हमने क्लाइमेटोलॉजी के क्वेश्चंस को लिए हुए हैं और क्लाइमेटोलॉजी आपको चेक करना है। यही हम चाहते हैं कि हम सरप्राइजिंगली आप लोगों का सेक्शन वाइज टेस्ट लेना शुरू करें। यानी कभी ह्यूमन ज्योग्राफी, कभी रीजनल ज्योग्राफी, कभी इंडस्ट्री, कभी ट्रांसपोर्ट, कभी इंडियन, कभी रिवर से। तो इस तरह से आप अपने आप को भी चेक कर पाएंगे कि मेरा कौन सा सेक्शन स्ट्रांग है या कौन सा सेक्शन थोड़ा सा वीक पड़ रहा है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, जरा देखिए इसको। पहला क्वेश्चन है वायुमंडल के बारे में, एटमॉस्फेयर के बारे में। और ये क्या कहता है, इसको जरा देखिए। सैकड़ों किलोमीटर तक ऊंचाई फैला है, यह सकेंद्र परतों का एक गैसीय आवरण है। ये बिल्कुल सही है स्टेटमेंट है। और एटमॉस्फेयर की ऊंचाई देखेंगे तो आमतौर पे जहां तक ग्रेविटी है वहां तक हम मान सकते हैं, लेकिन एनसीईआरटी में आप मैक्सिमम आप देखेंगे कि अधिकतर केसों में 10,000 किलोमीटर तक इसकी ऊंचाई है। वास्तव में 10,000 किलोमीटर के बाद आप देखते हैं वायुमंडल की एक ही जैसी स्थिति होती है और उसके बाद लगभग ग्रेविटी कम होता चला जाता है। 36,000 को हम इसलिए कहते हैं क्योंकि जीएसएलवी सैटेलाइट्स को यहाँ पे फिक्स कर दिया जाता है और इसको हम जीरो ग्रेविटी का क्षेत्र मानते हैं। और इसके नीचे किसी न किसी रूप में वायुमंडल में विषम मंडल जो होता है, हेट्रोस्फेयर, उसमें कुछ न कुछ गैसें होती हैं। तो याद रखिएगा, पहला स्टेटमेंट तो सही है। दूसरा है गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण यह पृथ्वी से अलग नहीं हो सकता है। बिल्कुल सही है कि अगर मैं आपसे कहूँ कि एटमॉस्फेयर अगर अर्थ से लगा हुआ है, जुड़ा हुआ है, इसका मुख्य कारण क्या है? ग्रेविटी है। हम आप अगर बंधे हुए हैं, इस पृथ्वी पे हैं, तो उन सब का, और हम आप नहीं, बिल्कुल पेड़ पौधे जितने भी ऑब्जेक्ट हैं अगर पृथ्वी पे स्थिर हैं तो इसका मतलब है ग्रेविटी। तो दूसरा भी सही है। तीसरा है, इसकी सबसे निचली परत को स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं। ये गलत स्टेटमेंट्स है, क्योंकि आप जानते हैं सबसे निचली परत क्षोभ मंडल कहलाती है और जिसको हम ट्रोपोस्फेयर के नाम से जानते हैं, और इसे ही हम क्षोभ मंडल भी कहते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट हो गया वो गलत हो गया। इसका मतलब है कि बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो इस चीजों को आप समझ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नूतन परिकल्पना के आधार पर निम्नलिखित में से किस विद्वान ने वायुमंडल को दो भागों में बांटा है? एक ऐसे पर्सनालिटी के बारे में पूछ रहा है जिसने एटमॉस्फेयर के लेयर को दो भागों में बताया था, एक होमोस्फेयर, एक हेट्रोस्फेयर, सममंडल और विषममंडल। याद रखिएगा, सी जो ऑप्शन है, मार्सेल निकोलेट, इन्होंने कहा था कि वायुमंडल के टू लेयर हैं। अब टू लेयर का मतलब क्या है? एक लेयर है जिसका नाम है सममंडल, याद रखिएगा, जिसमें जो गैसों का परसेंटेज है लगभग फिक्स होता है। दूसरा है विषम मंडल, इसमें गैसों का जो परसेंटेज है ये फिक्स नहीं रहता है, बहुत तरह की गैसें होती हैं। विषम मंडल कितनी ऊंचाई से शुरू होता है? तो अगर इस क्वेश्चंस को देखा जाए तो जरा हम यहाँ पे देखते हैं। देखिए, ये जो गैसें पाई जा रही हैं एटमॉस्फेयर में, जितनी भी सारी गैसें आप देख रहे हैं ये पाई जा रही हैं, ये एटमॉस्फेयर के कुछ हाइट्स तक इनका रेशियो है, यानी 90 किलोमीटर तक हाइट तक इसका रेशियो होता है। तो ये जो गैसें हैं, जो जैसे आप देख रहे हैं, नाइट्रोजन है 78% है, ऑक्सीजन है 20% है, आर्गन है 0.9% है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, नियॉन, ये सब क्या है? दैट इज द होमोस्फेयर, जिसको हम सममंडल वाला पार्ट्स में काउंट करते हैं, जिसमें गैसों का परसेंटेज लगभग फिक्स होता है। लेकिन 90 किलोमीटर के ऊपर, यानी अगर मैं कहूं कौन कौन सा लेयर इसमें आ जाएगा? ट्रोपोस्फेयर आ जाएगा, उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर आ जाएगा, उसके बाद मीजोस्फेयर आ जाएगा, मध्यमंडल जिसको आप कहते हैं। यानी ट्रोपोस्फेयर की ऊंचाई 13 किलोमीटर तक, इसकी 50 किलोमीटर तक, और मीजोस्फेयर 80 किलोमीटर। इससे ऊपर विषम मंडल की स्थिति हो जाती है। और विषम मंडल में ये जो है, ये किस मंडल की बात हम कर रहे हैं?
सम मंडल की बात कर रहे हैं। और विषम मंडल की बात अगर हम करें तो इसमें सबसे नीचे आप देखेंगे, सबसे नीचे अगर आप देखेंगे तो नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर हीलियम और फिर हाइड्रोजन। तो ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में पाए जाते हैं। तो विषम मंडल में अगर आप देखेंगे तो सबसे नीचे नाइट्रोजन लेयर होता है, फिर ऑक्सीजन लेयर, फिर हीलियम, फिर हाइड्रोजन लेयर। तो इसी सम और विषम मंडल को किसने, तो मार्शल निकोलेट्स ने डिवाइड किया था। तो याद रखिएगा सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको जरा देखिए। निम्नलिखित में से कौन वायुमंडल की परतों का सही अनुक्रमण है? अब देखिए, परिवर्तन मंडल लगभग सब है। परिवर्तन मंडल का मतलब क्या है? इसको हम क्षोभ मंडल भी कहते हैं, याद रखिएगा, इसको हम क्षोभ मंडल भी कहते हैं या ट्रोपोस्फेयर के नाम से जानते हैं। ट्रोपोस्फेयर के बाद समताप मंडल आ जाता है जिसको स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं, ये वाला पार्ट स्ट्रेटोस्फेयर। उसके बाद है आपका मीजोस्फेयर और उसके बाद है आपका थर्मोस्फेयर। तो याद रखिएगा, ये थर्मोस्फेयर जिसको हम आयनोस्फेयर भी कहते हैं। तो ये सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। अब परिवर्तन मंडल क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ मौसम में कई उतार चढ़ाव होता है। जैसे देखते हैं आप, मौसम संबंधी परिवर्तन कौन से लेयर में होता है? तो इसी लेयर में होता है, क्षोभ मंडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऊपर से नीचे की ओर वायुमंडल की विभिन्न परतों की सीमाएं जरा देखिए। देखिए, ये सारे पॉज हैं। पॉज का क्या मतलब होता है? जैसे मैं अगर आपसे कहूं कि ट्रोपोपॉज का क्या मतलब हुआ, ट्रोपोपॉज का क्या मतलब हुआ, तो याद रखिएगा, पॉज का मतलब होता है लिमिट। लिमिट का मतलब होता है सीमा, समझ गए? तो सीमा का मतलब ट्रोपोस्फेयर जहां खत्म हो रहा है और स्ट्रेटोस्फेयर जहां से शुरू हो रहा है, वो जो बीच में ट्रांजिशन है उसी को पॉज कहते हैं। तो जब भी पॉज की बात आती है तो ट्रोपोपॉज का मतलब क्या हो गया कि समताप मंडल और क्षोभ मंडल के बीच का पार्ट। तो सबसे नीचे क्या होगा? ट्रोपोपॉज होगा। उसके ऊपर क्या होगा? स्ट्रेटोपॉज होगा। उसके ऊपर क्या होगा? मेसोपॉज होगा। और उसके ऊपर थर्मोस्फेयर में मैग्नेटिक इफेक्ट होता है तो मैग्नेटोटॉप पॉज होगा। तो पॉज का मतलब क्या हुआ? सीमा, जहां से दो लेयर अलग हो रहा है, दैट इज द लिमिट, उसको कहते हैं। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वायुमंडल की निम्नलिखित परतों में कौन विद्युत चुंबकीय तरंगों को अपरिवर्तित कर देता है? अगर आपसे पूछा जाए विद्युत चुंबक तरंगों को परिवर्तित कर देता है, विद्युत को परिवर्तित कर देता है, तो याद रखिएगा कौन करता है? मुझे बताइए कौन करता है? आयन मंडल करता है। क्योंकि आप जानते हैं वहां पे, अगर मैं आपसे कहूं कि आयन मंडल में क्या होता है, ये जो आयन मंडल है, याद रखिएगा यहां पे आयन मंडल जो है, इसमें होता क्या है? आयन मंडल का मतलब है कि आप 80 किलोमीटर से ऊपर की बात कर रहे हैं। सपोज कीजिए ये वायुमंडल का लेयर है और ये अगर मैं कहूं कि 80 किलोमीटर से ऊपर हैं आप, और कहां तक? तो 700 किलोमीटर तक अगर आप ऊपर हैं, तो यहां पे आप चले गए किसमें? विषम मंडल में। तो यहां मॉलिक्यूलर फॉर्म में क्या क्या होगा? नाइट्रोजन होगा, ऑक्सीजन होगा, हीलियम होगा, हाइड्रोजन होगा ना। तो जब सूरज की किरणें आती हैं तो क्या होता है कि यहाँ पे ये जितने भी हैं, ये यहाँ पे ये जो पार्टिकल्स हैं ये चार्ज हो जाते हैं, और चार्ज होने के बाद ये क्या करते हैं? रेडियो वेव्स को जनरेट करते हैं। कैसे? जैसे ऐसे समझ लीजिए, यहाँ पे अगर 2000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, अगर छोटे से पार्टिकल्स को मैं अगर छोड़ दूं इसमें, तो वो भी क्या होगा? गर्म हो जाएगा। कोई भी चीज, चाहे वो छोटा से छोटा पार्टिकल्स ही क्यों ना हो, ऑब्जेक्ट ही क्यों ना हो, वो गर्म होने के बाद वो ठंडा होना चाहता है और एनर्जी रिलीज करेगा। तो एनर्जी रिलीज करेगा और कौन से वेव्स को जनरेट करेगा, ये डिपेंड करता है कि उसका स्टेटस ऑफ जो एनर्जी है वो क्या है। अगर बहुत ज़्यादा हीट है तो शॉर्ट वेव्स, उससे ज़्यादा लॉन्ग वेव्स, फिर मीडियम वेव्स, ऐसे करके। अगर एनर्जी बहुत ज़्यादा है, जैसे सन की एनर्जी, तो मैक्सिमम शॉर्ट वेव्स। एनर्जी ज़्यादा होगा तो वेवलेंथ छोटे होंगे, एनर्जी कम होगा तो वेवलेंथ ज़्यादा हो जाते हैं। तो यहाँ पे रेडियो वेव्स जनरेट करता है ये आयन मंडल। याद रखिएगा, रेडियो वेव्स कौन जनरेट करता है? तो आयन मंडल। तो ये है डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, डी। तो
तो ये तो छोटा छोटा क्वेश्चन है। फिर वायुमंडल की कौन सी परत वायुयान उड़ान के लिए अत्यंत सुविधाजनक दशाएं रखती है? अब मुझे बताइए कौन सी है जो वायुयान उड़ने के लिए सबसे आदर्श मानी जाती है? तो समताप मंडल। आप जानते हैं समताप मंडल। ये समताप मंडल कितने से कितने तक होता है? तो औसत ऊंचाई क्षोभ मंडल की कितनी होती है? 13 किलोमीटर, और ये 50 किलोमीटर तक होता है। कौन सा मंडल? समताप मंडल। यहाँ बादल नहीं होते, मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होती, इसलिए फ्लाइट्स को आप देखेंगे कि जब भी आप देखेंगे तो वो जब उड़ाने भरता है तो टेक ऑफ करता है 5 मिनट 10 मिनट के बाद वो समताप मंडल में चला जाता है और मैक्सिमम टाइम तक इसी में रहता है, क्योंकि मौसम संबंधित घटनाएं नहीं होती हैं। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वायुमंडल में पाए जाने वाले धूल कणों को आर्द्रता ग्राही कण कहते हैं। आर्द्रता ग्राही कण यानी मॉइस्चर एब्जॉर्बिंग बॉडी हो सकता है, इसको कह सकते हैं आप मॉइस्चर एब्जॉर्बिंग बॉडी, मॉइस्चर एब्जॉर्बिंग बॉडी, या फिर इसको हम न्यूक्लियाई भी कहते हैं। न्यूक्लियाई केंद्रक के रूप में आप देखेंगे जो नमक का एक छोटा सा कण होता है, ये अच्छा न्यूक्लियाई का काम करता है, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने का काम करता है, और बूंद जमने के लिए एक न्यूक्लियाई का होना बहुत जरूरी है। तो याद रखिएगा इसमें ये जल का अवशोषण करते हैं, इसके इर्द गिर्द हवा के ठंडे होने से एक संघनन की प्रक्रिया होती है। क्या ये तीनों स्टेटमेंट सही है या एक ही स्टेटमेंट सही है, मुझे बताइए। तो सबसे पहला चीज कि अगर मैं कहूं सोडियम क्लोराइड तो नमक है, तो नमक क्या करता है? कॉन्डेंसेशन में एक केंद्र का काम करता है। संघनन का काम क्या है? संघनन का मतलब है कॉन्डेंसेशन। तो ये स्टेटमेंट तो सही है। ये जल का अवशोषण करते हैं, जल को क्या करेंगे? एब्जॉर्ब करते हैं, तो जल का एब्जॉर्प्शन करते हैं, ये भी स्टेटमेंट सही है। इनके इर्द गिर्द हवा के ठंडे होने से संघनन की प्रक्रिया होती है। अब हवा के ठंडे होने से क्या होगा? संघनित हो जाती है हवा, सी। तो इसका मतलब क्या होगा? डी ऑप्शन इज द करेक्ट। ये डी ऑप्शन सबसे सही जवाब है, याद रखिएगा, ये डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। पूछा गया क्वेश्चन है, कई बार पूछते हैं। अब जरा देखिए इसका परसेंटेज याद रखिएगा। वायुमंडल में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इन सब के बारे में तो सब जानते हैं, लेकिन बेसिकली किसके बारे में लोग नहीं जानते हैं? तो आर्गन के बारे में, नियॉन के बारे में, हीलियम के बारे में। तो आप सीधा सा मतलब है कि जो इनमें सबसे ज्यादा होगा वो क्या होगा? आर्गन होगा। उससे कम होगा तो वो कौन होगा? यानी कार्बन डाइऑक्साइड होगा, क्योंकि आप अच्छी तरह से जानते हैं कि 78% ये क्या है? नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में। ये तो आप जानते हैं। ऑक्सीजन कितना है? 21%, सेकेंड है। और थर्ड से इसने शुरू कर दिया है आर्गन। तो आर्गन क्या है? 0.93% है। CO2 क्या है? 0.03% से अभी हमने आपको बताया था, तो याद रखिएगा। उसके बाद नियॉन का स्थान आ जाता है, 0.018% पे आप चले जाइए। और फिर हीलियम 2 नंबर, सॉरी, हाँ, उसके बाद हाँ हीलियम है कितना? 0.005%। तो इस तरह से आप इसको देखेंगे तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। समझ गए? बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो इसको हमने आपको बताया था, उसको जरा देख लीजिएगा। तो यहाँ पे हीलियम ये वाला जो पार्ट है 0.05, नियॉन 0.018%। देखिए, देख रहे हैं ना? तो ये हमने आपको पहले ही बता दिया था, तो ये जरूरी है आपको याद करना। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है जरा देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए। वायुमंडलीय संरचना में निम्नलिखित में से किस गैस का सर्वाधिक भाग है? तो ये तो खैर बहुत इजी क्वेश्चन है, नाइट्रोजन है। और मैं कहता हूं कि इसको सिर्फ ये नहीं याद कीजिए कि 78% है, याद रखिएगा। सिर्फ 78% आपको याद नहीं करना है। ये जो डाटा हमने आपको दिया है उसको पूरी तरह से आप याद रखिए। 78.084% जो है ये है, याद रखिएगा, 78.08%। और 20.94% ऑक्सीजन का पार्ट, ये भी आपको याद रखना है। तो 0.8% ऑक्सीजन
20.84%, याद रखिएगा 21% के करीब है यार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये तो हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नमी का वह मात्रा जो तरल एवं ठोस जल के वाष्पन तथा पेड़ पौधों के वाष्पोत्सर्जन द्वारा वायुमंडल को प्राप्त होती है। वह मात्रा जो तरल एवं ठोस जल के वाष्पन तथा पेड़ पौधों के वाष्पोत्सर्जन द्वारा वायुमंडल को प्राप्त होती है। तो वायुमंडल किस प्रोसेस से ह्यूमिडिटी को गेन करता है? तो एक ही प्रोसेस है, आप जानते हैं ना, एक ही प्रोसेस है। वो कौन सा प्रोसेस है? तो इवेपोरेशन आप कह सकते हैं। तो वाष्पन या वाष्पोत्सर्जन क्या होता है? इवेपोरेशन। वाष्पोत्सर्जन द्वारा ही वायुमंडल में जाता है या पेड़ पौधों को प्राप्त होता है? तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? निम्न कथनों पे का अध्ययन कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। पहला जो कह रहा है ये क्या है? धूल कण वायुमंडल में सौर ऊर्जा के प्रकीर्णन को अभिप्रेरित करते हैं परंतु परावर्तन को बाधित करते हैं। याद रखिएगा, धूल कण वायुमंडल में सौर ऊर्जा के परिकर्णन को अभिप्रेरित करते हैं परंतु परावर्तन को बाधित करते हैं। याद रखिएगा, धूल कण वायुमंडल में सौर ऊर्जा के परिकर्णन को अभिप्रेरित करते हैं परंतु परावर्तन को बाधित करते हैं। परावर्तन का मतलब रिफ्लेक्शन होता है, समझ गए? तो धूलकण या डस्ट पार्टिकल क्या करता है? परिकर्णन का मतलब होता है स्कैटरिंग। तो स्कैटरिंग तो करता है, याद रखिएगा, स्कैटरिंग तो करता है, लेकिन ये करता है, ये परावर्तन का काम नहीं करता। याद रखिएगा, अगर ये स्कैटरिंग करेगा तो परावर्तन का काम ये नहीं करता है। परावर्तन का मतलब क्या हुआ? जैसे आईना है, आईना से कोई लाइट आई और परावर्तित करके फिर वापस हो गए, ये स्कैटरिंग करता है। दूसरा है धूलकण संघनन की प्रक्रिया में मदद करता है। तो ये स्टेटमेंट क्या हुआ? गलत हो गया। धूलकण संघनन की प्रक्रिया में मदद करते हैं। संघनन का क्या मतलब है? कंडेंसेशन। बिल्कुल, कंडेंसेशन में धूलकण मदद करता है। जैसे हमने आपको क्या कहा, NaCl, नमक कहते हैं, सोडियम क्लोराइड, ये एक धूलकण है। तो ये संघनन में सबसे अच्छा आर्द्रताग्राही कण माना जाता है। तीसरा, धूलकण वायुमंडल की स्थिरता हेतु उत्तरदायी है। अगर मैं कहूँ धूलकण वायुमंडल की स्थिरता हेतु उत्तरदायी है, स्थिरता हेतु उत्तरदायी है, तो वायुमंडल की स्थिरता डिपेंड करता है एयर प्रेशर पे, न कि धूलकण पे। तो याद रखिएगा, ये स्टेटमेंट सही नहीं है। तो स्टेबिलिटी ऑफ एटमॉस्फेयर किस चीज पे डिपेंड करेगा? काम एटमॉस्फेयर, स्टेबिलिटी तो प्रेशर ग्रेडियंट पे या दाब प्रवणता पे डिपेंड करता है, आइसोबार पे डिपेंड करता है। वो मैं आपको बताऊंगा जो स्टेबिलिटी से संबंधित है। धूलकण आकाश के नीले रंग के लिए उत्तरदायी है, बिल्कुल है। तो ये जब स्कैटरिंग करता है तो मैक्सिमम कलर को फैलाता है, और सबसे ज्यादा फैलने वाला जो कलर होता है, सबसे ज्यादा फैलने वाला कलर कौन सा होता है? नीला, ब्लू कलर। इसलिए आसमान आपको कैसा दिखता है? नीला, बैगनी कह सकते हैं उसको। सबसे कम इसका सबसे ज्यादा बिखराव कर सकते हैं, उसका फैल सकता है। सबसे कम फैलता कौन है? रेड कलर, उसका स्कैटरिंग बहुत कम होता है। तो इस हिसाब से आप देखेंगे तो दूसरा और चौथा, डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। डी ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब ये पूछ रहा है भूमध्य रेखा पे ट्रोपोपॉज की ऊंचाई क्या होती है? सबसे पहले ट्रोपोपॉज है क्या? भूमध्य रेखा का मतलब है इक्वेटर। तो इक्वेटर पे ट्रोपोपॉज का मतलब ट्रोपोपॉज और स्ट्रेटोस्फेयर के बीच का क्षेत्र होता है। तो ऊंचाई कितनी होती है? मैक्सिमम मैंने आपको कहा था कि 18 किलोमीटर तक होती है इसकी ऊंचाई। अब इसकी ऊंचाई यहाँ पे ज्यादा होने का कारण क्या है? देखिए, जो ट्रोपोस्फेयर है, क्षोभ मंडल है, वो डिसाइड किससे किया जाता है? बादल से। बादल या मौसम जहां तक बन रहे हैं। अब अगर मैं कहूं मौसम या बादल की ऊंचाई मैक्सिमम कहां ज्यादा होगी? जहां तापमान ज्यादा है पृथ्वी में या जहां तापमान कम है? तो जहां तापमान क्या होगा? ज्यादा होगा। अब यहां तापमान अगर ज्यादा है तो इवेपोरेशन बहुत ऊंचाई तक होगा। तो इक्वेटर पे सबसे ज्यादा होती है 17 से 18 किलोमीटर, याद रखिएगा। और जो पोलर एरिया है वहां पे
8 से 9 किलोमीटर तक होती है, क्योंकि पोलर एरिया ठंडा होता है तो इवेपोरेशन उतना ऊंचाई तक नहीं हो पाएगा। अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है, इसको जरा ध्यान देके समझिए क्या है ये क्वेश्चन। क्षोभ मंडल की मोटाई के ऊपर सबसे अधिक होगा, क्षोभ मंडल की मोटाई किसके ऊपर सबसे अधिक होगा, मुझे बताइए। क्षोभ मंडल की मोटाई किसके ऊपर सबसे अधिक होगा, क्षोभ मंडल की मोटाई, क्षोभ मंडल की मोटाई किसके ऊपर सबसे ज्यादा होगा, मुझे बताइए किसके ऊपर। तो आपको देखना है कहां, इक्वेटर वाले पार्ट्स पे। तो अब मुझे बताइए इक्वेटर के करीब कौन सा सिटी है। चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ पंजाब में चला गया, वो भी कर्क रेखा के ऊपर चला गया। कोलंबो श्रीलंका, आप देख रहे हैं हमारा जो दक्षिणी पार्ट है कन्याकुमारी 8 डिग्री के पास है, तो इक्वेटोरियल रीजन में हो गया, इक्वेटर के पास होगा क्षोभ मंडल की मोटाई। तो कोलंबो, कोलकाता भी कर्क रेखा के ऊपर, कैम्ब्रिज ये सब नहीं होगा, लंदन में है। कोपेनहेगन नीदरलैंड बहुत हो गया। तो बी ऑप्शन। ये किसके बारे में पूछ रहा है, इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा के पास जो भी सिटी होगा वहां पे क्षोभ मंडल की ऊंचाई ज्यादा होगी। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वह वायुमंडलीय परत जो जैव मंडल का एक भाग है, जैव मंडल का एक भाग है, उसको हम कौन सा मंडल कहेंगे, बायोस्फीयर। अगर मैं कहूं बायोस्फीयर क्या है, तो जहां जीवन है तीनों ही लेयर में, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और लिथोस्फीयर, तीनों का वह कॉमन क्षेत्र जहां जीवन है, पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, उसको हम जैव मंडल कहते हैं। इसका मतलब ये किस पार्ट को की तरफ इशारा कर रहा है, क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल में ही जीवन है और कहीं नहीं है जीवन। तो ये याद रखिएगा, बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, बी इसका सबसे सही जवाब है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन है, इसको जरा देखिए। ये क्वेश्चन देखिए कौन सा क्वेश्चन है। वायुमंडल की निम्नलिखित परतों में से किसमें तापमान में 6.5 डिग्री सेल्सियस किलोमीटर की गति से ह्रास होता है। वायुमंडल की निम्नलिखित परतों में से किसमें तापमान में 6.5 डिग्री सेल्सियस किलोमीटर की गति से पर 1000 किलोमीटर, इसको लिखना था पर 1000 किलोमीटर, सॉरी 1 किलोमीटर, सॉरी पर 1 किलोमीटर, याद रखिएगा 1 किलोमीटर की गति से ह्रास होता है। यानी 1 किलोमीटर ऊपर जाएंगे तो 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो जाता है। तो ये परिवर्तन मंडल, और इसी को हम कहते हैं क्षोभ मंडल। क्या कहते हैं इसको, क्षोभ मंडल के नाम से इसको जानते हैं। तो याद रखिएगा ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ए ऑप्शन सबसे सही जवाब है, ए। समझ रहे हैं? हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, यहां पे एक और चीज है कि वायुमंडल में जब आप नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं तो टेम्परेचर घटता क्यों है। अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी पृथ्वी गर्म हो रही है, किससे गर्म हो रही है, सन से, सॉरी आपका वायुमंडल किससे गर्म हो रहा है, सन की किरणों से गर्म हो रहा है, या पृथ्वी की किरणों से, या टेरेस्ट्रियल रेडिएशन से हो रहा है, पार्थिव विकिरण से आपका एटमॉस्फेयर गर्म हो रहा है, या सोलर रेडिएशन से। तो याद रखिएगा टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, क्योंकि ये लॉन्ग वेव में होता है। सन की किरणें शॉर्ट वेव में आती हैं और पृथ्वी से टकराकर लॉन्ग वेव में कन्वर्ट हो जाती हैं, और हमारा वायुमंडल मैक्सिमम लॉन्ग वेव्स को ही कैप्चर कर पाता है, शॉर्ट वेव्स को नहीं। तो पृथ्वी के पास रहेंगे तो आप गर्म रहेंगे, क्योंकि पृथ्वी से निकलती है किरण जो गर्म करती है, और इससे दूर जाएंगे तो टेम्परेचर घट जाएगा। लेकिन ये टेम्परेचर का जो नॉर्मल लैप्स रेट है 6.5 डिग्री सेल्सियस पर 1000 मीटर या 1 किलोमीटर, ये सिर्फ और सिर्फ परिवर्तन मंडल के लिए ही लागू होता है, उसके ऊपर नहीं। तो एटमॉस्फेरिक स्ट्रक्चर में आपको बताया गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, वायुमंडल की निम्नलिखित परतों में से किसमें कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। वायुमंडल की निम्नलिखित परतों में से किसमें कृत्रिम उपग्रह
पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। वायुमंडल की निम्नलिखित परतों में से किसमें कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं? ठीक है, अब ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, कौन बताएगा इसका आंसर? ठीक है, कौन बताएगा इसका? देखिए, हमने आपको कहा कि सबसे आउटर मोस्ट जो लेयर है, सबसे आउटर मोस्ट लेयर, सबसे बाहरी लेयर, ये कौन सा लेयर है? बहिर्मंडल, एक्सोस्फीयर जिसको हम कहते हैं, दिस इज द एक्सोस्फीयर, सबसे बाहरी लेयर है एक्सोस्फीयर। और एक्सोस्फीयर में अगर आप हैं, इसका मतलब है आपकी ऊंचाई कहां तक है? तो 36,000 किलोमीटर तक। तो यहां पे अगर किसी सैटेलाइट को आप फेंक के चले आएंगे तो पृथ्वी में नीचे नहीं आएगा, जीरो ग्रेविटी हो गया, और वो वहीं पे फिक्स रहेगा, पृथ्वी घूमेगी तो अपने आप चक्कर लग जाएगा। तो बहिर्मंडल यानी ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसको जरा देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझिए, क्या है ये क्वेश्चन? निम्न कथनों का अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ओजोन परत पृथ्वी को अति उष्ण होने से बचाती है। ठीक है, ओजोन परत पृथ्वी को अति उष्ण होने से बचाती है। ओजोन परत सौर विकिरण को छानती है। छानती का मतलब क्या है? एब्जॉर्ब करती है, समझे? समझ गए? तो ओजोन परत पृथ्वी को अति उष्ण होने से बचाती है, ये तो आप जानते ही हैं। ओजोन का काम क्या है? ओजोन लेयर कहां होता है? सबसे पहले इसको समझिए, ये होता है समताप मंडल में, यानी स्ट्रेटोस्फेयर में, और इसकी ऊंचाई या मोटाई 25 से 35 किलोमीटर के बीच होती है। और इसका मैक्सिमम काम क्या है? सूर्य से आने वाली पैराबैग्नी अल्ट्रावायलेट रेज को रोकना, ताकि पृथ्वी पे गर्मी बहुत ज्यादा नहीं पहुंच पाए। तो स्टेटमेंट पहला तो सही है। इसका कारण, क्योंकि ओजोन परत सौर विकिरण को छानती है, तो इसका कारण भी सही है। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। दूसरा, ओजोन के बारे में कुछ क्वेश्चन है, जैसे ओजोन को का जो यूनिट है वो क्या है? डॉब्सन है, डॉब्सन। और ओजोन को ऑक्सीजन के 3 अणु के द्वारा पहचाना जाता है, याद रखिएगा, 3 अणु के द्वारा। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा क्वेश्चन है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओजोन गैस की अधिकता किसके मध्य है? ओजोन गैस की अधिकता मैंने आपको कहा किसके मध्य सबसे ज्यादा होगा, तो मैंने कहा 25 से 35 किलोमीटर मैक्सिमम। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि 25 से 35 में इसकी जो मोटाई है ये प्रॉपर होती है। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, बी इसका सबसे सही जवाब है, बी इसका सबसे सही जवाब है। ठीक है, दूसरा एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि ओजोन जो होल बन रहा है 1985 में, याद रखिएगा 1985 में फारमैन नामक एक व्यक्ति थे, फारमैन, ये ब्रिटिश थे। उन्होंने सबसे पहले अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन होल का पता किया था। याद रखिएगा, अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन होल के बारे में पता लगाया था। अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन होल के बारे में पता लगाया था, अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन होल के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कटिबंध सर्वाधिक मात्रा में सूर्यताप प्राप्त करता है? सबसे ज्यादा मात्रा में सूर्यताप प्राप्त कौन करेगा? तो सबसे पहले तो इस चीज को समझिए कि कौन सा लेयर, कहां से कहां तक का लेयर कौन सा कटिबंध के रूप में जाना जाता है, किस कटिबंध के रूप में हम बात करते हैं और जाना जाता है। देखिए, ये अगर पृथ्वी है और आप जानते हैं कि ये बीच वाला जो पार्ट है ये क्या है? इक्वेटर है, ये कर्क रेखा है, और ये मकर रेखा है, और ये आर्कटिक वृत्त है, और ये अंटार्कटिक वृत्त है। तो ये जो पार्ट है क्या है? 0 डिग्री,
ये कितना है 23.5 डिग्री, और ये कितना है 66.5 डिग्री, और ये कितना है 90 डिग्री। ठीक है, इसी तरह से नीचे 23.5 डिग्री ये साउथ हो जाएगा, और ये 66.5 डिग्री अंटार्कटिका वृत्त, और ये 90 डिग्री साउथ हो जाएगा। ये जो पार्ट है ना, इसी को ट्रॉपिकल रीजन या ट्रॉयड रीजन कहते हैं। ट्रॉयड जोन नाम सुना होगा आपने, ट्रॉयड जोन या उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। ये वाला पार्ट है उष्णकटिबंधीय, समझ गए। और ये वाला पार्ट्स क्या है, यहां से यहां तक शीतोष्ण कटिबंध, शीतोष्ण। और ये वाला पार्ट इसी को कहते हैं शीत कटिबंध। ये वाला पार्ट क्या हो गया, शीत कटिबंध हो गया। यानी टेम्परेट फिर कोल्ड रीजन या फ्रिजिड जोन के नाम से जाना जाता है। तो ये जो है ना ट्रॉयड रीजन, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, यहाँ पे सबसे ज्यादा एनर्जी प्राप्त होती है, सबसे ज्यादा। क्यों? क्योंकि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच ही सन अप डाउन कर सकता है, क्योंकि पृथ्वी झुकी हुई है कितने डिग्री, तो कितने डिग्री झुकी हुई है 23.5 डिग्री, तो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उष्ण कटिबंध। ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन है, इसको जरा देखते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पृथ्वी विद्युत चुंबकीय लघु तरंगों के माध्यम से ऊर्जा प्राप्त करती है, जिसका विकिरणन होता है। अब देखिए, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव्स है, जिसको हम एक तरह से क्या कहते हैं, रेडियो वेव्स के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं इसको, रेडियो वेव्स के नाम से जानते हैं। और मैंने आपको कहा था कि जब सूरज की किरणें नीचे आती हैं, और जब नीचे आकर हमारे बहुत सारे मॉलिक्यूलर फॉर्म में, जो विषम मंडल में या हेट्रोस्फीयर में बहुत सारे गैसेस होते हैं, उनके साथ ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडियो वेव्स जनरेट करती है। तो ये आयनोस्फीयर में ऐसा होता है। तो याद रखिएगा, इसको हम क्या कहेंगे, आयनोस्फीयर। हाँ, ठीक है। तो फोटोस्फीयर किसको कहते हैं, तो सन का जो प्रकाशित भाग होता है उसको हम फोटोस्फीयर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यदि भूमध्य रेखा पे सौरिक ऊर्जा 100% है, तो ध्रुवों में यह कितना % होगा। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, याद रखिएगा जीरो पे अगर, तो ये एक डाटा है, इसको याद करना पड़ेगा आपको। तो 42% ये रहता है, तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। अगर 0 डिग्री पे 100% रहता है, तो आप उसी तरह से देखेंगे, 0 डिग्री पे 100% है, 10 डिग्री पे 1% कम होता है, 99% हो जाता है। उसके बाद और ऊपर जाएंगे 20 डिग्री पे तो 95%, 30 पे 88, 40 पे 79, 50 पे 68, 60 पे 57, 70 पे 47, 80 पे 43 और 90 पे 42 हो जाता है। ऐसे करके ये होता है, याद रखिएगा। अब निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण तापमान की पृथ्वी की सतह पर वितरण को प्रभावित नहीं करता। अब कह रहा है कि पृथ्वी पे अगर सूरज की किरण आ रही है, तो उसको कौन है जो फैक्टर्स नहीं है, उसको प्रभावित नहीं करने वाला, इफेक्टिव नहीं करता। अक्षांशीय स्थिति, दिन की अवधि, वायुमंडलीय दबाव, समुद्र तल से ऊंचाई। तो याद रखिएगा, ये जो दबाव होता है, दबाव से बहुत ज्यादा टेम्परेचर को नहीं बढ़ता है, लेकिन अक्षांश जैसे जैसे ऊपर जाएंगे टेम्परेचर घटेगा। दिन की अवधि अगर लंबी है, ज़्यादा है, तो एनर्जी ज़्यादा प्राप्त होगी। छोटी है, जैसे जाड़े में छोटी होती है दिन की लंबाई, तो कम एनर्जी। समुद्र तल से ऊंचाई अगर ज़्यादा है तो ठंडी होगा, क्योंकि -6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आप गिरते हैं।
अधिकतम तापमान किन रेखाओं पर अंकित किए जाते हैं? अधिकतम तापमान ये पूछा जा रहा है, इसको जरा सोच समझ के जवाब देखिएगा। याद रखिएगा, अयन जो रेखा होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, कर्क रेखा और मकर रेखा, यहां पे सबसे ज्यादा टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाता है। इसका कारण है ये सब ट्रॉपिकल जोन में है, उपोष्ण मेखला में, और यहाँ हवा अवतलित होती है, डिसेंड करती है, जिसके कारण तापमान बढ़ा देती है। दूसरा, यहाँ आसमान बिल्कुल साफ होता है, रेडिएशन नीचे होता है क्योंकि हाई प्रेशर में यह क्षेत्र कन्वर्ट होता है। तो ये वाला पार्ट्स को हम सब ट्रॉपिकल बेल्ट भी कहते हैं, सब ट्रॉपिकल बेल्ट भी कहते हैं। अगर इस चैप्टर को देखना होगा तो टेम्परेचर और प्रेशर बेल्ट हमने एक चैप्टर आपको बताया है, उसमें आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन है उसको देखिए। विश्व के कौन से क्षेत्रों में न्यूनतम वार्षिक तापांतर होता है? न्यूनतम वार्षिक तापांतर, यानी न्यूनतम वार्षिक तापांतर का मतलब समझ रहे हैं? मिनिमम टेम्परेचर, एनुअल टेम्परेचर वेरिएशन। जैसे मैं अगर कहूं कि आपके यहां जून में सबसे ज्यादा गर्मी होती है और सर्दी जनवरी में, तो सर्दी में 3 डिग्री और जून में 46 डिग्री टेम्परेचर, तो ये डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। ये मिनिमम कहाँ होता है? पृथ्वी के किस पार्ट में सबसे मिनिमम होगा? ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, समझे? तो याद रखिएगा, ये भूमध्य रेखा पे सबसे कम होगा, क्योंकि ये जो भूमध्य रेखा का क्षेत्र है, यहाँ लगभग सालों भर कहा जाता है सन की स्थिति लगभग मतलब एकदम नहीं कह सकते, क्योंकि सन कभी कर्क रेखा पे जाता है, कभी मकर रेखा पे, लेकिन फिर भी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के बीच का जो क्षेत्र होता है यहाँ मिनिमम होगा, तो भूमध्य रेखा या इक्वेटर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे बताइए, पृथ्वी पे सर्वाधिक गर्म स्थान कहां पाए जाएंगे? सर्वाधिक, तो याद रखिएगा, सबसे गर्म स्थान तो मैंने कहा कर्क रेखा और मकर रेखा, अयन रेखा के आसपास, और यहीं पे विश्व में जितने भी मरुस्थल है वो बनते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एंटी साइक्लोनिक स्थिति डेवलप होती है, प्रतिचक्रवातीय दशाएं, हाई प्रेशर का क्षेत्र बन जाता है। मैंने पहले ही कहा कि यहाँ पे हवा ऊपर से नीचे गिरती है और हाई प्रेशर बना देती है, और हवा जब डिसेंड करती है तो बादल को भी हटा देगी, एंटी साइक्लोनिक प्रतिचक्रवातीय दशाएं बन जाती हैं। तो यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है उष्णकटिबंधीय मरुस्थल वाले क्षेत्र में। अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन है इसको जरा देखिए। हाँ, इस क्वेश्चन को देखिए, तापमान विलोपन की स्थिति उत्पन्न करने में निम्न में से कौन सा कारक उत्तरदायी नहीं है? अब इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर क्या होता है? इसका मतलब होता है इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर, इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर इसका मतलब होता है, इसका मतलब क्या हुआ? नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं अगर आप, तो टेम्परेचर गिरता नहीं बढ़ता है, उल्टा होता है। तो ये स्थिति कब की है? तो ये स्थिति याद रखिएगा, अगर जाड़े की लंबी रात है तो वहां तो है, होता है, याद रखिएगा। पर्वताकीर्ण घाटी, घाटियों में आप देखिएगा जो रात में ये स्थिति होती है, समझ गया? और तीव्र वेग से बहती हुई वायु, स्वच्छ आसमान, तो याद रखिएगा ये पूछ रहा है क्या, कौन सा कारक उत्तरदायी नहीं है? अब तीव्र वेग से बहती हुई जो वायु होती है ना, याद रखिएगा ये नहीं करने देती। स्वच्छ आसमान तो टेम्परेचर को गिरा देती है, तो इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर होगा। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। अगर हवा बहुत तेज होती है तो क्या होता है कि ठंडा में जो कोहरा बनता है वो मिक्स नहीं हो पाता है, बहुत ज्यादा कोहरा नहीं बन पाता है। तो याद रखिएगा, नीचे से ऊपर की तरफ टेम्परेचर आपका गिरता नहीं है, बढ़ना शुरू हो जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तापमान प्रतिलोमन के लिए कौन सी उपयुक्त दशा नहीं है? ठीक है, तो यही है इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर, इसको भी इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर ही कहते हैं, याद रखिएगा। तो इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर तभी होता है जब आसमान साफ हो,
तो ये तो स्टेटमेंट्स नहीं हो सकता। धरातल का प्राकृतिक वनस्पति से आवृत होना, जब आकाश साफ हो तो तब प्रति चक्रवातीय दशाएं विकसित हो, तो एंटीसाइक्लोनिक स्थिति डेवलप्ड हो जाती है। उस स्थिति में आप देखेंगे क्या होता है, एंटीसाइक्लोन स्थिति जब भी डेवलप्ड होगी तो मौसम साफ हो जाता है, और मौसम साफ होगा तो इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर को ज़्यादा कर देता है। तो याद रखिएगा ये भी नहीं होगा। जब धरातल बर्फ और हिम से ढका हो, जब धरातल अगर बर्फ से ढका होता है, जैसे आप देखिएगा ध्रुवीय क्षेत्रों में इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर होता है, धरती बहुत ठंडी है बर्फ से -30 डिग्री सेल्सियस, एटमॉस्फेयर गर्म है, तो ये भी नहीं होगा। इसका मतलब क्या है, बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। याद रखिएगा बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अब पूछा जा रहा है ताप विलोमता से क्या तात्पर्य है, इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर से क्या मतलब है। तो इन्वर्जन से क्या मतलब है कि जब आप नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं क्षोभ मंडल में, तो तापमान घटने की बजाय बढ़ता है, ऊंचाई के साथ तापमान में वृद्धि होती है। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। अब किस रेट से वृद्धि होगी इसका कोई जिक्र नहीं है, लेकिन हाँ वृद्धि होती है। तो याद रखिएगा ताप विलोमता, इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर एक चैप्टर मैं आपको बताऊंगा, इसमें तरह तरह से आपको बताऊंगा इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर से क्वेश्चंस अगर बनते हैं तो कैसे बनते हैं। तो आज की जो क्लास है ये यहीं तक है। नेक्स्ट क्लास में हमारी फिर से मुलाकात होगी, लेकिन आप प्रैक्टिस करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि 5000 क्वेश्चन जब तक पूरे नहीं हो जाते तब तक हम आपके साथ लगे रहेंगे। और उसके बाद उसके पहले ही बीच बीच में, जैसे आप लोगों का जो जून में एग्ज़ाम होता है और जो जून का एग्ज़ाम है नेट का एग्ज़ाम, और उसके बाद पीजीटी टीजीटी का एग्ज़ाम है, तो उससे पहले मैं सेक्शन वाइज मैराथन भी ले लूँगा ताकि आप लोग कॉन्फिडेंट हो जाएं। समझ रहे हैं? तो आज की सभा यहीं समाप्त करते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर से आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।